जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग एड्रिनल ग्रंथि पढ़ रहे थे। एड्रिनल ग्रंथि हम आपको बताए थे कि एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है। जो ब्रीक होता है किडनी के अग्रभाग में स्थित ग्रंथि को हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और ये जो एड्रिनल ग्रंथि होता है इसका मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग होता है वो मेडुला होता है। जो ब्रिक का कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से मेनली 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक होता है लिंग हार्मोन। जबकि ब्रिक का जो मेडुला वाला भाग होता है वहाँ से 2 हार्मोन सिक्रेट होता है। एक आपका होता है एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन कहते हैं, और सेकेंड जो होता है वो नॉर एड्रेनलिन होता है। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो उसके फंक्शन के बारे में तो लिखेंगे कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन के कार्य। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन के कार्य। इसमें कई हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसमें से पहला जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है इसका काम क्या है? नाम से ही मालूम चल रहा है कि यह शरीर में किसकी मात्रा को, जो खनिज लवण होते हैं उसकी मात्रा को क्या करता है, संतुलित करता है। साथ ही साथ शरीर में जो जल होता है उसकी मात्रा को ये क्या करता है, संतुलित करता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? शरीर में जल एवं खनिज लवण की मात्रा को ये क्या करता है, संतुलित करना। और ये संतुलित करने के लिए खनिज एवं जल लवणों का जो अवशोषण करता है वो कहाँ से करता है? ब्रिक नलिकाओं से, नेफ्रॉन से करता है। तो इसमें लिख सकते हैं यह ब्रिक नलिकाओं से, ब्रिक नलिका नेफ्रॉन को कहते हैं, ब्रिक नलिकाओं से खनिज लवण के अवशोषण, खनिज लवण के अवशोषण कर शरीर में उनकी मात्रा को संतुलित करता है। इसके साथ साथ ये किसका काम क्या है? शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना। अगर जल मात्रा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो शरीर में कई प्रकार की क्या होती है, अनियमितता आ जाती है। तो इसका काम क्या और होता है? यह शरीर में जल की मात्रा को भी संतुलित करता है, जल की मात्रा को भी संतुलित करता है। इसका मुख्य काम है जल एवं खनिज लवण की मात्रा को संतुलित करना। नेक्स्ट आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, इसका नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट होगा, जो वसा होगा और प्रोटीन होगा, उनके उपापचयन में ये क्या करेगा, सहायता करता है। इसमें लिख सकते हैं यह कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के उपापचयन में सहायता करता है, उपापचयन में सहायता करता है तथा जल एवं इलेक्ट्रोलाइट हम लोग खनिज लवण के लिए प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, सहायता
के जो संतुलन होता है उसके संतुलन को बनाए रखने में जो सहायता करेगा वो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स करता है। इसका जो प्रमुख काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का उपापचयन होता है, उनका विखंडन होता है, उनका उपयोग होता है, उनका संश्लेषण होता है। लेकिन ये जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है उनके साथ साथ ये प्रमुख कार्य करने के साथ साथ और जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन में भी क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है वो होता है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन, और ये लिंग हार्मोन का काम क्या है? ये लिंग हार्मोन नर एवं मादा दोनों में क्या करता है, उनके जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, उनका यौन आचरण जो होता है, उस यौन आचरण और द्वितीय लैंगिक लक्षणों को ये क्या करते हैं, नियंत्रित कर। द्वितीय लैंगिक लक्षण कहने का मतलब एक बॉयज और एक गर्ल्स, एक मेल या फीमेल जो है वो जिन लक्षणों के आधार पर अलग दिखाई देते हैं उन लक्षणों के लिए जो जिम्मेवार होता है वो कौन होता है, लिंग हार्मोन होता है। साथ ही साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्या होते हैं, वो जो ग्रंथि होते हैं टेस्टिस और ओवरी, वहाँ से भी क्या होता है, कई तरह के हार्मोन होते हैं जो इस प्रकार के लक्षणों के लिए जिम्मेवार होते हैं। इसमें लिख सकते हैं लिंग हार्मोन या नर एवं मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास, लैंगिक लक्षणों के विकास एवं यौन आचरण के लिए जिम्मेवार होती है, होते हैं। ये तीनों के तीनों हार्मोन जो है वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं और इनका काम क्या है, वो इस प्रकार से है। एक जल का खनिज का संतुलन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचयन में सहायता करता है। तीसरा जो होता है वो नर एवं मादा दोनों में क्या करता है, उनके यौन आचरण और लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यौन आचरण का मतलब होता है एक बॉयज एक गर्ल्स के प्रति आकर्षण और गर्ल्स का बॉयज के प्रति आकर्षण। ये सब जो क्रियाएं होती है ये उस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है, हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार के जो यौन आचरण है उसको नियंत्रित करने का भी काम कौन करता है, लिंग हार्मोन करता है। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेडुला से। तो हेडिंग डालेंगे एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन के कार्य। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अत्यधिक तनाव की स्थिति में, डर की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में या उत्तेजना की स्थिति जब होता है उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से एड्रिनल मेडुला से हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे एग्जाम में आप बैठे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो धड़कन बढ़ जाता है या किसी रात में घर में कोई नहीं है, डर लग रहा है, तो उस स्थिति में जब आपका शरीर में क्या होता है, यही हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं और इसी हार्मोन के कारण आपको क्या होता है, डर लगता है। अब आता है एग्जाम में कि एड्रिनल हार्मोन जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का कार्य लिखें, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, जो डर लगेगा तो शरीर में जो जो परिवर्तन होगा उसको ही आपको क्या कर देना है, लिख देना। जैसे सिंपल सी बात है कि जब आप एड्रिनलिन पढ़िएगा और अगर नहीं आ रहा है तो आपके डर लगे। डर लगने का मतलब है कि हार्ट बीट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, सांसें तेज हो जाती है और जैसे रात में अगर डर लगता है तो ये सब रोम जो होता है वो खड़ा हो जाता है, पीपल जो होता है वो डायलेट कर जाता है। तो इस तरह के सभी प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन डर की स्थिति में कौन से, कहाँ से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण होते हैं। तो यहाँ से दो हार्मोन स्रावित होता है। पहला जो हार्मोन स्रावित होता है उसको बोलते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन क्या है, यह हार्मोन मानसिक तनाव, डर, क्रोध एवं उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है। उत्तेजना की स्थिति में स्रावित
होता है जब व्यक्ति को डर लगता है, क्या कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध में होता है तो देखिए उसका हाथ पैर कांपने लगता है, ठीक है, या जब अत्यधिक उत्तेजनशीलता हो जाती है तो उस स्थिति में भी क्या होता है, शरीर में जो परिवर्तन होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कब हो रहा है, डर की स्थिति में हो रहा है, और कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण हो रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर जब डर की स्थिति में आप हैं तो या तो आप उस डर की स्थिति में लड़िएगा या उस डर की स्थिति में वहाँ से क्या करिएगा, भागिएगा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेकंड ऑप्शन ही ज़्यादा उसको देखते हैं कि भागी में बेटर है। तो ये जो भागना है या लड़ना है, दोनों के लिए क्या चाहिए होगा, आपको एनर्जी चाहिए होगा। और एनर्जी के लिए जो होता है वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसके साथ ही हमारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन जो नॉरएड्रेनालिन है वो स्रावित होता है, और उसका काम क्या है, ये हमारे हृदय के जो संकुचनशीलता होता है उसको बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है। और रक्तदाब इसलिए बढ़ता है कि ब्लड का सप्लाई शरीर के अलग अलग भागों में क्या हो, अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर ग्लूकोज पहुँचे और एनर्जी का निर्माण हो, ताकि आप उस सिचुएशन से क्या कर सके, लड़ सके या वहाँ से भाग सके। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो आएगा नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन जो होता है इसको हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, अब ये हार्मोन का काम क्या है, यह हार्मोन स्रावित होकर हृदय संकुचन को बढ़ा देता है जिसके परिणाम स्वरूप रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब बढ़ जाता है या तीव्र हो जाता है। इसी में लिखेंगे यह हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में भी, ग्लूकोज के मात्रा को बढ़ाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है, और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये ग्लूकोज का उपापचयन करता है। अब ये दोनों हार्मोन जो हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट हो रहे हैं जब आपको डर लग रहा है, तो इसीलिए ये दोनों हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं नोट करके नीचे, एड्रेनालिन एवं नॉरएड्रेनालिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि जो आता है वो आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो है इसको पैंक्रियाज कहते हैं, और ये पैंक्रियाज हम लोग पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में, अमाशय के ठीक नीचे, ठीक है ना, ये जो पतियों के संरचना, पतियों के समान दिखाई देने वाला संरचना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि होता है वो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, जिसमें लिख सकते हैं कि अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग के पतियों के समान दिखाई देने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय जो है यहाँ पर क्या होता है,
दोनों प्रकार की ग्रंथियों का ये कार्य करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि ये भोजन को पचाने वाले रस को स्रावित भी कर रहा था और यहाँ पर ये क्या करेगा, हार्मोन स्रावित भी करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों ग्रंथियों का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त ग्रंथि भी कहते हैं। शॉर्ट में जब शुरू में हम आपको बहुत सारा ग्रंथि लिखवाए होंगे तो वहाँ पर इसको संयुक्त ग्रंथि लिखवाए होंगे इसके नाम के आगे, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो संयुक्त ग्रंथि इसलिए कहते हैं इसको। तो देखिए अग्नाशय क्या होता है, अमाशय, अमाशय के ठीक नीचे स्थित हल्के पीले रंग के पत्तियों के समान, हल्के पीले रंग के पत्तियों के समान ग्रंथि को अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में क्या होता है, विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है जो हार्मोन स्रावित करते हैं और उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसमें करते हैं अग्नाशय में विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इसको अंडरलाइन करेंगे, कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, ठीक है ना, इन्हीं में क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा कोशिका मौजूद होता है और उन्हीं से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। नीचे लिखेंगे अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब बात है कि ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इनके अंदर क्या होता है, कई प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती है। एक होता है अल्फा कोशिका, सेकेंड होता है बीटा कोशिका और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं गामा कोशिका। ये तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब ये अल्फा कोशिका जो है, इससे जो स्रावित हार्मोन होता है, ध्यान रखना, अग्नाशय का जो अल्फा कोशिका होता है, या कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं में जो अल्फा कोशिका होता है, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन स्रावित होगा। जो बीटा कोशिका होता है, इनसे इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन, यही इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला, ठीक है ना, कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, सीधे अग्नाशय से। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो बीटा कोशिका के द्वारा होता है। अब तीसरा जो होता है गामा कोशिका, ये गामा कोशिका जो होता है वो सीरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। अब ये ग्लूकागोन का काम क्या है, ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को, जो ग्लूकोज हार्मोन होता है, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। जो इंसुलिन है, ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को क्या करेगा, कम करेगा। और सीरोटोनिन होता है, ये ग्लूकागोन, ये दोनों जो हार्मोन है, इनके सिक्रेशन को क्या करेगा, नियंत्रित करता है। जब ग्लूकोज का स्तर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है रक्त में, तो यहाँ पर सीरोटोनिन जो है वो क्या करता है, ग्लूकागोन के सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है और किसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन बढ़ेगा जब उसका स्राव, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के स्तर को कम करेगा। जैसे ही ग्लूकोज सामान्य से कम होता है, फिर ये क्या करेगा, सीरोटोनिन इंसुलिन को रोकेगा और किसको सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ग्लूकागोन। ये क्या कर रहा है, दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो लिख सकते हैं ग्लूकागोन एवं सीरोटोनिन, ग्लूकागोन एवं इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित करता है, स्राव को नियंत्रित करता है। तो इसके बारे में यहाँ तक नोट करिए।
अब इंसुलिन जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में एग्जाम में आता है। इंसुलिन हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज के मात्रा को कम करता है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो हमारे रक्त में ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है और उस बीमारी को हम लोग मधुमेह, डायबिटीज या चीनी रोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, रक्त में उनके कमी के कारण इंसुलिन स्रावित अगर नहीं हो रहा है तो रक्त में ग्लूकोज का मात्रा जो होता है, शर्करा का मात्रा जो है वो बढ़ने लगता है और उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंसुलिन रक्त में शर्करा, शर्करा हम लोग कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के लिए प्रयोग करते हैं। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके कम स्राव से, ध्यान रखना इंसुलिन जब कम स्रावित होता है तब, ठीक है, इसके कम स्राव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो पहला तो कहेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज के केस में क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसुलिन ही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के स्तर को कम करता है और यही स्रावित नहीं हो रहा है। तो ये अगर स्रावित नहीं रहेगा तो ग्लूकोज के स्तर को कोई कम नहीं करेगा, तो ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, हमेशा के लिए बढ़ते जाएगा। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, मधुमेह बोलेंगे। तो ये था अग्नाशय के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को ग्रंथि पढ़ना है वो वृषण के बारे में पढ़ना है। जनन ग्रंथि इनको हम लोग बोलते हैं। वृषण जो होता है वो नर का प्रमुख जनन अंग होता है, प्रमुख जनन ग्रंथि होता है और यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषोचित लक्षणों के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। ये जो फेशियल हेयर होता है, उनका जो पुरुषों का मोर मस्कुलर बॉडी होता है, ठीक है ना, गठीला शरीर जो होता है और चेहरों पर बाल जो होता है, उन सभी के लिए जो जिम्मेवार हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से स्रावित होता है। तो इसमें लिख सकते हैं यह नर का प्रमुख जनन ग्रंथि है। यहाँ से एंड्रोजन, ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन में भी कौन, टेस्टोस्टेरोन, या तो एंड्रोजन आपको लिखा हुआ मिलेगा या क्या है, वहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा चांस रहता है टेस्टोस्टेरोन का। पूछता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो कहाँ स्रावित होगा, वृषण से। यहाँ से एंड्रोजन या उसी को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है जो पुरुषों में पुरुषोचित लक्षणों को के विकास में सहायता करता है। पुरुषोचित लक्षणों के विकास में क्या करता है, सहायता। पुरुषोचित लक्षण का मतलब है पुरुषों के लिए उचित लक्षण, ऐसा लक्षण जो एक मादा से पुरुष को क्या करता है, अलग करता है। उन सभी लक्षणों के बनने में, उनके विकास में जो सहायता करेगा हार्मोन, वो कौन करेगा, एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा। तो ये होता है वृषण से स्रावित हार्मोन। इसके बाद आता है अंडाशय। अंडाशय जो है ये मादा का प्रमुख जनन ग्रंथि होता है और यहाँ से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। और ये दोनों प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो मादा में उचित लक्षण जो होता है, जो मादा को पुरुष से अलग करता है, सॉफ्ट बॉडी हो गया, ठीक है ना, ये हेयर कम होता है उनके शरीर पर, तो ये अंडाणु का निर्माण हो गया। तो
ये सब जो गुण होता है वो मादा में होता है, और ये सब गुण के विकास के लिए जिम्मेवार हार्मोन होता है वो कहाँ स्रावित होता है, अंडाशय से। तो इसमें लिख सकते हैं यह मादा का प्रमुख जनन ग्रंथि है। यहाँ से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन, और सेकेंड जो हार्मोन होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसको नोट करिए, इसके बाद इनके कार्य लिखवाते हैं। लिखेंगे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन बालिकाओं में किशोरावस्था के दौरान होने वाले किशोरावस्था के दौरान बालिकाओं के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। साथ ही साथ यौन आचरण या मादा उचित लक्षणों के विकास एवं यौन आचरण के लिए जिम्मेवार होती है, या उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो पुरुषों में एक हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, जो वो पुरुषोचित लक्षणों का पुरुषों के यौनाचरण को नियंत्रित कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से मादा में दो हार्मोन अंडाशय से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये बालिकाओं के शरीर में जो किशोरावस्था के दौरान जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों के लिए जिम्मेवार होता है। साथ ही साथ उनका जो मादा में उचित लक्षण होता है और उनका यौन आचरण होता है, उसको नियंत्रित करने का भी काम कौन करेगा, यही एस्ट्रोजन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये क्या होता है, समाप्त होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और अभी जो पढ़ रहे थे वो था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो इसको नोट करने के बाद आपको काम क्या है कि आप लोग क्या करिएगा, इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है उसको कर लीजिएगा। एक्सरसाइज करने से पहले जो किताब कॉपी है उसको एक बार पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।